सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 6, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। बच्चों, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक के बारे में हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं तथा आज व्याख्यान 3 में लिंग, वचन तथा कारक को हम एक बार पुनः सार रूप में समझेंगे तथा साथ ही साथ व्याख्यान 2 का जो गृह कार्य दिया गया था उसका हल भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिंग के बारे में जानते हैं। बच्चों, लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से, लिंग की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष वर्ग का है, वर्ग का अर्थ होता है जाति, अथवा स्त्री वर्ग का है, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। ठीक है। हम यह भी कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। अब हम जानेंगे लिंग के भेद। बच्चों, लिंग के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब सबसे हम पहले जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। अब यहाँ पर बच्चा खेल रहा है, अब ये बच्चा क्या है? लड़का है, तो लड़का किसमें है? पुल्लिंग वर्ग में आता है। इसी तरह हवाई जहाज, आप कहोगे हवाई जहाज तो निर्जीव है, अप्राणीवाचक है, तो इसका हमें पता कैसे चलेगा? तो अप्राणीवाचक और निर्जीव वस्तुओं की पहचान हम कैसे करेंगे? जब हम उन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे अब यहाँ पर है हवाई जहाज उड़ रहा है। अब उड़ रहा है क्या है? क्रिया है, तो उसके आधार पर ये क्या है? हवाई जहाज पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हम इसको हवाई जहाज उड़ रही नहीं कह सकते। तो हवाई जहाज उड़ रहा है पुल्लिंग शब्द में आता है। दूसरा है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। जैसे बच्ची पढ़ रही है। अब यहाँ पर बच्ची क्या है? स्त्रीलिंग वर्ग में है। ठीक है, तो लड़की है वो स्त्री जाति में आती है। दूसरा है रेलगाड़ी बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर भी वही अप्राणीवाचक और निर्जीव शब्द आ गया रेलगाड़ी का। तो ये जो लिखा है कि बड़ी है, अब बड़ी है तो वो तो क्या है? उसकी विशेषता बताई गई है। तो इस विशेषता के आधार पर ही जब हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया तब हमें पता चला कि रेलगाड़ी बहुत बड़ी है, स्त्रीलिंग है। हम इसको रेलगाड़ी बहुत बड़ा है नहीं कह सकते। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों से आपको पता चल गया होगा कि स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। अब आते हैं बच्चों आपको स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए व्याकरण में कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, व्याकरण के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे धातुओं के नाम होते हैं हमारे, वो पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य और पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम, अनाजों के नाम, कुछ शरीर के अंग पुल्लिंग में आते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में भी आते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब पुल्लिंग में आते हैं।
और स्त्रीलिंग में क्या क्या आते हैं? भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, मसालों के नाम और कुछ शरीर के अंगों के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, ये आते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो आ तथा ई लगाकर लिंग परिवर्तन के नियम, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं। जब हम उनको स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो आ और ई लगाकर उसका परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पुत्र पुल्लिंग शब्द है और पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह चाचा पुल्लिंग शब्द है और चाची क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। भवदीय पुल्लिंग शब्द है और भवदिया स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, आपके ये बदल कर भी आ सकते हैं। कई बार आपसे स्त्रीलिंग लिखा हुआ होता है और पूछा जाता है कि उसका पुल्लिंग रूप लिखिए, तो आपने ये लिखने हैं। अगर आपके पास पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और कहा जाए कि उसका स्त्रीलिंग रूप लिखिए, तो आपने यहाँ इस प्रकार लिखना है, पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची और भवदीय का भवदिया। अगला जो है वो है नंबर 2, इया तथा नी लगाकर अब पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे खाट पुल्लिंग शब्द है, अब हमने इसमें क्या लगाना है? इया, तो क्या बन गया? खटिया। इसी तरह सिंह शब्द है पुल्लिंग, अब इसमें हमने क्या लगाना है? नी लगा देना है, तो क्या बन जाएगा? सिंहनी। क्या बन गया? सिंहनी। अब तीसरा है आइन तथा आनी लगाकर, आइन तथा आनी लगाकर। अब आइन लगाया हमने पुल्लिंग शब्द में, तो उसका स्त्रीलिंग ये बना हमारा जेठानी। जैसे जेठ शब्द पुल्लिंग है और आनी लगा दिया तो क्या बन गया? जेठानी। इसी तरह बाबू, बाबू शब्द का क्या है? बबुआइन। बाबू शब्द का क्या है? बबुआइन। चौबे, चौबे शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चौबाइन। क्या है? चौबे का स्त्रीलिंग चौबाइन। अब आप बच्चों लिंग के बारे में जान गए हो। लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और उसको हम किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इसी पाठ का जो दूसरा भाग है हमारा वचन, वचन के बारे में जानेंगे। वचन किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो वचन की परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हैं हम। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन का उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, लड़का जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही लड़का है। ठीक है, तो लड़का जाता है, ये हमारा वाक्य है। दूसरा है जब उसको हम बहुवचन में बदलते हैं तो लड़के जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो है के ऊपर अनुस्वार नहीं है, यानी कि ये एक वचन का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ पर हैं के ऊपर अनुस्वार है, तो यानी कि ये बहुवचन का बोध करा रहा है। और यहाँ लड़का को हमने किसमें बदल दिया? लड़के। तो लड़के जाते हैं होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे किसी एक वस्तु एक व्यक्ति का बोध कराएगा। बहुवचन से हमें पता चल रहा है बहु, बहु मतलब अनेक, जो हमें एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध करे। अब आगे हम इसकी एक वचन और बहुवचन की परिभाषा भी जानेंगे तथा इसके साथ साथ उनके उदाहरण भी समझेंगे। तो सबसे पहले है एक वचन की परिभाषा। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहां वह शब्द एक वचन में होता है। जैसे चिड़िया उड़ रही है। अब यहाँ पर क्रिया भी देखो एक वचन की हो रही है, चिड़िया उड़ रही है। जैसे नंबर 2 दिया हुआ है, गाय चर रही है।
अब यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि जो गाय है वो एक वचन में है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बहुवचन की क्या परिभाषा है। बहुवचन की परिभाषा है कि जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहां वह शब्द बहुवचन में होता है। इसको हम परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस शब्द रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में आपने उदाहरण पढ़ा था, चिड़िया उड़ रही है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में क्या आएगा? चिड़िया उड़ रही हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो जब हैं लिखते हैं तो उसके ऊपर अनुस्वार आता है। और दूसरा, जब ये हैं अनुस्वार वाला हम लिखते हैं, ये कब लिखते हैं? जब हम अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं। अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। दूसरा है गायें चर रही है। एक वचन में क्या था? गाय चर रही है, लेकिन बहुवचन में बदला तो क्या हो गया वाक्य हमारा? गायें चर रही हैं। तो अब आपको दोनों की पहचान हो गई होगी, एक वचन की भी और बहुवचन की भी। अब वचन के भी परिवर्तन के नियम हैं। जैसे पहला दिया हुआ है अ को आई में बदलकर। जैसे एक वचन है और बहुवचन, ये दोनों लिखे हुए हैं आपके लिए। बहन एक वचन में है, जब हम इसको बहुवचन बनाते तो क्या बन जाएगा? बहनें। इसी तरह मेज मेजें, पुस्तक पुस्तकें। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम ऐसा शब्द देखते हैं जिसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं है, न आ की मात्रा है, न ऊपर ए की मात्रा है, ना नीचे ऊ की मात्रा है, कोई भी मात्रा नहीं है और ये अकारांत शब्द है, यानी कि जब हम बहन शब्द को बोलते हैं तो अंत में हमें अ की आवाज आती है। तो जब हम इसको बहुवचन में लिखते हैं तो हम ए की मात्रा लगाते हैं तथा साथ साथ अनुस्वार भी लगाते हैं। ये आप ध्यान रखना कि जो शब्द अकारांत हो, जिसके अंत में ए की आवाज आए और कोई भी मात्रा ना हो, तो उसको बहुवचन में बदलते समय हम ए की मात्रा लगाते हैं और अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अगला है आ को ए में बदलकर। जैसे थैला, अब यहाँ पर आ है तो इसको हमने किस में बदला? ए में बदला, थैले। अब यहाँ कहोगे आपने कि मैम पिछली में तो आपने बताया कि जब ए की मात्रा उसमें भी थी और ए की मात्रा हम इसमें भी लगा रहे हैं, लेकिन हम इसमें अनुस्वार क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसमें है आ आया हुआ है पीछे आपके। ठीक है, तो आ की मात्रा आई हुई है। जब इसको बदलेंगे हम थैले बहुवचन में तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा। इसी तरह पैसा पैसे। तीसरा है अंत में आई जोड़कर। एक वचन जैसे शब्द दिया हुआ है दिशा, तो इसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे हम? दिशाएं। लता लताएं। लता का अर्थ होता है बच्चों बेल, एक लता और बहुत सारी लताएं। इसी तरह माला मालाएं। आप इसके अन्य उदाहरण भी लिख सकते हो, आपकी पुस्तक में बहुत सारे इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब आते हैं बच्चों इसी पाठ का जो तीसरा भाग है हमारा कारक। हमने लिंग के बारे में भी जान लिया, वचन के बारे में भी जान लिया। अब हम जानेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं, क्या होते हैं कारक? तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। गोमुख से गंगा निकलती है। अब गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तर हमें मिलता है गोमुख, अर्थात गोमुख से, अर्थात से।
से का प्रयोग क्रिया के साथ उसका संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? उसका संबंध बताने के लिए। इसलिए गोमुख से कारक कहा जाता है। ठीक है, एक बार पुनः पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। अब बच्चों, कारक के भेद। कारक के भेद भी होते हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। कितने हैं? कारक के 8 भेद किए जाते हैं। अब यहाँ पर भेद है जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये लिखे हुए हैं इनके सामने इनके परसर, जो आपको मैंने पिछली कक्षा में भी समझाए थे। परसर को हम कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इसको हमें याद करना है। कैसे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को और के लिए, ये हमेशा वाक्य में आते हैं। कर्ता क्या होता है? किसी काम को करने वाला होता है। ठीक है, ये आपको ऐसे याद करने हैं। अगला है अपादान से। अब आप कहोगे कि आपने करण में भी से पढ़ा था और इसमें भी से पढ़ा है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो बच्चों, दोनों में अंतर यह है कि जब वहां पर से आया था, उस से का अर्थ होता है साधन। जब हम किसी साधन से कोई कार्य करते हैं, किसी, जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि माँ ने चाकू से फल काटा। अब साधन क्या है यहाँ पर? चाकू। तो वहां पर से आया। अब यहाँ पर होता है पृथकता। पृथकता का अर्थ होता है किसी चीज से अलग होना। कोई एक संज्ञा शब्द दूसरी संज्ञा शब्द से अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है, तो लेकिन हमने लगाया तो क्या है वहां पर? कारकीय चिन्ह से। तो वो पृथकता के अर्थ में आया है। अगला है अधिकरण में, पर, संबंध, का, के, की और रा, रे, री। इन रा, रे, री का आपको मैंने पहले भी बताया था। हम इनको रा, रे, री में ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा, हमारे, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। अगला है जो 8वां भेद है संबोधन। संबोधन के लिए लगाते हैं हम हे, अरे और रे। अब हम एक एक करके इसकी सारी परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले होता है कर्ता कारक। कर्ता का भी मैंने बताया, काम को करने वाला। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होती है। किसमें होती है? कर्ता कारक में। अर्थात शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे मदन दौड़ रहा है। अब यहाँ पर मदन दौड़ रहा है, अब यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रिया हो रही है, मदन दौड़ रहा है। अब हम इसमें प्रश्न पूछते हैं कौन दौड़ रहा है, तो हमें उत्तर क्या मिलता है? मदन दौड़ रहा है। तो यह जो क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला कौन है? मदन है। तो यहाँ पर मदन कर्ता कारक है। दूसरा है सुनीता ने गाना नहीं सुनाया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ने कारक चिन्ह तो है, सुनीता ने। अब हम प्रश्न पूछते हैं किसने गाना नहीं सुनाया, तो उत्तर हमें मिलता है सुनीता ने। तो ने यहाँ पर कारक चिन्ह है और सुनीता यहाँ का क्या है? कर्ता। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक की क्या परिभाषा है? वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह संज्ञा कर्म कारक है। अर्थात जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, अर्थात जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है और इसका चिन्ह होता है को। लेकिन पहले वाले वाक्य में आप देखोगे यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ। पहला वाला वाक्य है बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया हो रही है कौन सी? पढ़ने की। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो किताब पढ़ रहे हैं, तो जो क्रिया है उसका फल किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। तो यहाँ किताब क्या है? कर्म कारक। दूसरा उदाहरण है बच्चे ने किताब को फाड़ दिया।
अब हम प्रश्न पूछेंगे, किसने फाड़ दिया और क्या फाड़ दिया? तो उत्तर मिलेगा, बच्चे ने किताब को फाड़ दिया। तो यहाँ पर जो को है वो हमारा कर्म कारक का कारकीय चिन्ह है, अर्थात परसर्ग है। तीसरा आता है बच्चों करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में होती है। जैसे दादी ने चाकू से सब्जी काटी। अब आ गया चाकू से। अब चाकू क्या है? यहाँ पर साधन है, तो दादी ने चाकू से सब्जी काटी। इसी तरह बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब बच्चे ने क्या बनाया? चित्र बनाया। किससे बनाया? पेंसिल से। तो यहाँ पर से क्या है? हमारा करण कारक है, करक कारक का जो कारकीय चिन्ह है। लेकिन साधन तो क्या है यहाँ पर? पेंसिल। पेंसिल से बच्चे ने चित्र बनाया। अगला आता है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा है वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में होती है। जैसे वह पत्नी के लिए साड़ी लाया। तो बच्चों जो संप्रदान कारक होता है उसमें देने का भाव होता है। क्या होता है? देने का भाव होता है। माँ ने बच्चे को भोजन दिया। अब माँ ने किसको भोजन दिया? बच्चे को। तो यहाँ पर को हमारा कारकीय चिन्ह है, को और के लिए। अगला आता है अपादान कारक। जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा अपादान कारक में होती है। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। और इसका परसर्ग क्या है? से। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वह घर से बाहर आया। अब वो बच्चा है, वो घर से बाहर आ गया, यानी कि अपने घर से अलग हो गया है। तो यहाँ पर जो से है वो कारक चिन्ह है। इसी तरह वह कुएं से पानी लाई। अब पानी को कुएं से अलग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या है? कारकीय चिन्ह है। तो ये किसका कारकीय चिन्ह है? अपादान कारक का। अब बच्चों आता है आपका अगला संबंध कारक। संबंध कारक में क्या परिभाषा है? जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है। आपस में दोनों का क्या संबंध है? जिन शब्दों से हमें यह पता चलेगा वहां वे संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब यहाँ पर घर और तुम्हारे इन दोनों के बीच का संबंध बताया गया है। यह जो आपको मैंने बताया था रा रे री, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना तुम्हारे, तो ये रे शब्द जो रे वर्ण है यहाँ पर आ गया। तो तुम्हारे और घर, इसमें आपस में दोनों का संबंध बताया जा रहा है। अगला है यह शर्मा जी की दुकान है। अब यहाँ पर शर्मा जी और दुकान के बीच का संबंध बताया जा रहा है की कारकीय चिन्ह द्वारा। तो यहाँ पर रे और की कारकीय चिन्ह है हमारे। अगला आता है अधिकरण कारक। अधिकरण की परिभाषा है कि क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। क्या होती है? कि संज्ञा जो है वो क्या बता रही है कि क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे माँ रसोई में है। अब जो यहाँ पर में है वो कारकीय चिन्ह है। अब हम प्रश्न पूछते हैं कि माँ कहाँ है, तो हमें उत्तर क्या मिलता है? रसोई में।
तो यहाँ पर में कारक चिन्ह है। दूसरा है बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अब हम प्रश्न करते हैं बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो हमें क्या उत्तर मिलता है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कारकीय चिन्ह है। नंबर 8 आता है बच्चों आपका संबोधन। संबोधन होता है किसी को पुकारने के लिए, उसे संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए, या उसे सचेत करने का जो भाव होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब वक्ता द्वारा, वक्ता होता है बोलने वाला, जब बोलने वाले द्वारा किसी संज्ञा या का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में आती है। जैसे हे ईश्वर मेरी मदद करो। अब हमने यहाँ पर जो हमारे विस्मय आदि बोधक शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं तथा साथ ही साथ विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। ये हमें जरूर करना है इसमें संबोधन कारक में। तो हमने ईश्वर से पहले क्या लगाया, हे। इसी तरह दूसरा उदाहरण है अरे भाई अपना काम करो। तो भाई से पहले हमने क्या लगाया, अरे। तो यहाँ पर भी जो हमारा अरे है वो हे है, वो क्या है, संबोधन कारक। तो बच्चों आपको कारक की परिभाषा तथा उसके 8 भेद आपको समझ में आ गए होंगे। आपको एक बार पुनः अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में इन कारक की परिभाषा और इनके भेदों की परिभाषा को दोबारा पढ़ना भी है और उन्हें याद भी करना है। अब हम जानेंगे जो आज हमने इस पाठ को सार रूप में समझा है, उसी के आधार पर आज का जो आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। बच्चों आपको यह कार्य अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में हिंदी की नोटबुक में लिखना है और वहां पर अपना नाम और दिनांक भी लिखनी है। नाम भी लिखना है और दिनांक भी लिखनी है। और जब भी आप अपना गृह कार्य करके अपने विषय की अध्यापिका को भेजते हो तो वहां पर अपना नाम, रोल नंबर और जो आपका सेक्शन है वो लिखकर आपने जरूर भेजना है। यहाँ पर प्रश्न 1 है, संज्ञा के तीनों भेदों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। आपको तीनों संज्ञा के नाम लिखने हैं और तीनों भेदों के 2-2 उदाहरण भी लिखने हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर कीजिए। ये 2 खाली स्थान हैं, इनमें से आपको 2 विकल्प भी दिए गए हैं और इन दोनों को आपने उचित शब्दों के द्वारा पूरा करना है। अगला है लिंग बदलो। ये 4 आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपने लिंग बदलने हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 है बहुवचन रूप लिखिए। ये एक वचन रूप दिए गए हैं जिसके आपको बहुवचन रूप इनके सामने लिखने हैं। प्रश्न 5। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह छाटिए। अब आपको कारक चिन्ह अभी समझाए हैं तो उसी आधार पर आपको पता हो जाएगा कैसे आपने कारक चिन्ह छाटने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। यहाँ पर ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इन चारों में से आपने पहले उनके कारक चिन्ह लिखने हैं और उनके सामने उनके भेदों के नाम भी लिखने हैं। बच्चों अब हम जानेंगे व्याख्यान 2 का, इस पाठ का जो गृह कार्य दिया गया था उसका हल, और देखेंगे कि क्या हमने वो गृह कार्य अपना सही किया है। अगर हमारा कोई प्रश्न का उत्तर गलत है या हमारी कोई मात्राओं की गलतियां हैं तो उसे हमें पुनः लिखकर उसमें सुधार करना है। सबसे पहला प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है आपका, कारक की परिभाषा दीजिए। कारक आपको पहले भी पढ़ाया था तो उसी आधार पर आपको उत्तर देना था। उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। प्रश्न ख था आपका, कारक कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 2 कारकों के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं तो आपने किन्हीं भी 2 कारकों के आपने 2 उदाहरण लिखने थे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं
कारक 8 प्रकार के होते हैं। हमने पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया। उसके बाद पूछा है कि कारकों के उदाहरण। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कर्ता कारक। उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे मोहित दुकान खोलना चाहता है, अध्यापिका ने पुरस्कार बांटे। कर्म कारक के 2 उदाहरण, श्याम खाना खा रहा है, माँ बालक को गोद में उठाती है। ठीक है। प्रश्न 3 था, अधिकरण कारक को व्यक्त करने के लिए, मतलब उसको दिखाने के लिए कौन से कारकीय चिन्ह हैं। अधिकरण कारक को व्यक्त करने वाले कारकीय चिन्ह कौन कौन से हैं। अब आपने अगर पाठ ध्यान से पढ़ा है तो अब आप कारक चिन्ह भी बता सकते हो। तो उत्तर है इसका, अधिकरण कारक को व्यक्त करने वाले कारकीय चिन्ह है में, पर, जो आपको मैंने सारा याद करवाया था। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, रे। तो आपको इस प्रकार कारक को बोल बोलकर उन्हें याद करना है। तो आशा है आपने अपना गृह कार्य अपना पुनः जांच लिया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।